हेलो फ्रेंड्स, आयशा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अगस्त महीने का मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप का करने जा रहे हैं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखें कि 67वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगस्त महीने से केवल 4-5 सवाल पूछा गया था। और हो सकता है कि आगामी जो एग्ज़ाम होगा, जैसे कि बिहार एसएससी का, आगामी बीपीएससी का या फिर दरोगा का, तो हो सकता है कि यहाँ से सवाल फिर से पूछा जाए, क्योंकि ये सारे सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साहब। तो ये सारे सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ही, और ख़ास करके करेंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट है, ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, कि अगर आप करके गए, पढ़ के गए करेंट अफेयर को, तो आप 100% कर सकते हैं। मतलब 20 सवाल में 20, 25 है तो 25 कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ के नहीं गए तो आप करंट अफेयर में 0 भी कर सकते हैं। और आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, सारे एग्ज़ाम में उन्हीं बच्चों का रिजल्ट बनता है जिसका करेंट अफेयर बेहतर हो, जिसका करेंट अफेयर अच्छा होता है। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या साइंस वगैरह जो भी सब्जेक्ट है, ये हर स्टूडेंट चाहे तो पहले से भी कुछ ना कुछ पढ़ करके आया होता है। अगर आप पढ़ के गए 20 सवाल में अगर आप 15 सवाल करके आ रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत पढ़ के गया वो भी 10 सवाल करके आएगा। लेकिन करेंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर दिन नया सब्जेक्ट बनता है, हर दिन नया चैप्टर बनता है। और हर करेंट अफेयर हर इंसान के लिए, चाहे वो पुराना स्टूडेंट हो या नए स्टूडेंट हो, हर इंसान के लिए बराबर जो है सो होता है, और हर स्टूडेंट के लिए नया होता है। इसी वजह से आप करंट अफेयर को इग्नोर न करिए। अगर आप रिजल्ट में शामिल होना चाहते हैं तो करंट अफेयर को प्रॉपर करते रहिए, इग्नोर मत करिए, क्योंकि करंट अफेयर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रिजल्ट में शामिल करवा सकता है। तो चलिए साहब, हम लोग अगस्त महीना का पहला सवाल जो है उसको करते। 30 इंपॉर्टेंट सवाल ये है साहब, और अगले बार से हम लोग सितंबर महीना का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का सवाल लाएंगे। तो चलिए, पहला सवाल है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो साहब बिहार, ऑप्शन ए में है बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ध्यान में रखना है साहब, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये जो है सो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये जो है सो राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है साहब? तो अशोक गहलोत ये मुख्यमंत्री हैं राजस्थान का। और राजस्थान में जो बाल गोपाल योजना है, इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 वर्ग तक, यानी कक्षा पहला से लेकर के 8वां तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। सप्ताह में 2 दिन जो है सो दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे साहब। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा कि बिहार सरकार का एक इम्पॉर्टेंट जो है सो सवाल है और एक योजना है, उसको याद रखना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ये बिहार सरकार की योजना है साहब, इसको ध्यान में रखेंगे। इस योजना के तहत जो है सो बिहार सरकार 10 लाख रुपया रोजगार के लिए लोन देगी युवाओं को। चलिए साहब, अब हम लोग का नेक्स्ट सवाल हो जाता है साहब, नेक्स्ट सवाल, नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है साहब? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा नारी को 50% जो है सो बसों के किरायों में छूट दी गई है। बसों की किराए में 50% की छूट महिलाओं को दी गई है साहब, नारी को दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये किया गया है, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला साहब, नेक्स्ट जो होगा आपका, भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबम के स्थान पर कौन चुने गए हैं? यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा साफ सही कर लीजिएगा। कौन चुने गए हैं? तो अनिल खन्ना, ऑप्शन बी राजेश खन्ना, दिनकर गुप्ता, अमिताभ कांत। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब, इसका आंसर कौन सा होगा बताइएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनिल खन्ना। इसका आंसर हो जाएगा अनिल खन्ना, जो अभी जो है भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष थे ज्ञानेंद्रो निंगोमबम, उसके स्थान पर बने हैं अनिल खन्ना। जबकि अमिताभ कांत जो थे ये पूर्व सीओए हैं,
पूर्व सीईओ हैं नीति आयोग का, नीति आयोग का पूर्व सीईओ हैं, जिसे अभी G20 के लिए शेरपा घोषित किया गया है। शेरपा G20 का जो 2023 में बैठक होगा भारत में 2023 का, इसका शेरपा जो है सो अमिताभ कांत को घोषित किया गया है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जो होगा चौथा सवाल, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन इंग्लैंड के किस शहर में किया गया? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन इंग्लैंड के किस शहर में किया गया? तो आपको आंसर बोलना है साहब, लंदन, बर्मिंघम, वेल्स, सिंगस्टन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइएगा साहब। आंसर जो इसका हो जाएगा, आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बर्मिंघम। आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2022 में किया गया, जिसमें सबसे अधिक पदक जो जीता गया है साहब, वो जीता गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। और 2026 में जो फिर से राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होगा वो जो होगा साहब ऑस्ट्रेलिया में ही, मतलब 22 में जो जीता है वही 26 में क्या करेगा? आयोजन करेगा। राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन होता है प्रत्येक 4 वर्षों पर होता है, और इस राष्ट्रमंडल में वैसे देश भाग लेते हैं जो देश कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है। चलिए साहब, ये चीज़ें हो गई। अगर बात करें राष्ट्रमंडल खेल से, तो भारत जो है राष्ट्रमंडल खेलों में टोटल 61 पदक जो है सो जीता है, टोटल 61 पदक को जीता है। चलिए, और जबकि पहला पदक जिताने वाली वो थी मीराबाई चानू, पहला गोल्ड मेडल लाने वाली मीराबाई चानू, जिसका संबंध किससे है साहब? जिसका संबंध भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंध है साहब। ये सारे बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट याद रखना है कि इसका आयोजन जो हुआ है बर्मिंघम में हुआ है। सबसे अधिक पदक जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया जीता है। 2026 में जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। भारत इसमें टोटल जो जीता है 61 पदक जीता है, और मीराबाई चानू पहली महिला थी जिन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। चलिए अगला जो सवाल होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से दामोदर मावजो को किस भाषा के लिए दिया गया था? मतलब 2021 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसका संबंध साहित्य के क्षेत्र से है, मतलब ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है साहब ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और ये जो है 2021 में दामोदर मावजो को दिया गया। दामोदर मावजो को किस भाषा के लिए दिया गया? तो ये दिया गया साहब कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। जबकि 2020 में असमिया भाषा के लिए नीलमणि फूकन को दिया गया साहब। असमिया भाषा के लिए नीलमणि फूकन को दिया गया, जो भारत के 8वीं अनुसूची में, ये वैसे भाषा में साहित्य लिखने के लिए दिया जाता जो वैसे भाषा जो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है साहब। 8वीं अनुसूची में वर्णित है। वैसे भाषाओं को जो है सो उस भाषाओं में साहित्य लिखने पर जो है सो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। मलयालम भाषा के लिए दिया गया था साहब। और पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1976 ईस्वी में, वो थी साहब आशा पूर्णा देवी। पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला आशा पूर्णा देवी 1976 ईस्वी में। और बंगाली भाषा के लिए इतना बातें हम लोग याद रखेंगे। 2021 में किसे मिला? 2021 में दामोदर मावजो को किस भाषा के लिए? कोंकणी भाषा के लिए। 2020 में किसे मिला? तो नीलमणि फूकन को किस भाषा के लिए? असमिया भाषा के लिए। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1965 ईस्वी में। किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। और किस भाषा के लिए दिया गया?
तो मलयालम भाषा के लिए। और पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो कौन थी? तो आशापूर्णा देवी थी। और किस भाषा के लिए? तो बंगाली भाषा के लिए। चलिए साहब, इतना पॉइंट्स हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सा कोविड-19 का पहली वैक्सीन है जो जानवरों के लिए जारी किया गया है? तो कार्बोवैक्सीन, एनोकोवैक्स, स्पुतनिक, मॉडर्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब बी, यानी एनोकोवैक्स। ये पहला वैक्सीन है जो जानवरों के लिए बनाया गया है, जबकि भारत में कोविशील्ड मनुष्य के लिए, कोविशील्ड मनुष्य के लिए बनाया गया था सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया। और इसका जो है सीईओ जो है वो है साइरस पूनेवाला। इस बात को ध्यान में रखना है। जबकि कोवैक्सीन जो था, इसका जो है बनाया गया था भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, सातवां जो सवाल होगा साहब, सातवां सवाल जो होगा वो है कि निम्न नियुक्तियों में से कौन सा सही नियुक्ति नहीं है? तो नीति आयोग का सीईओ जो है परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया। ये तो बिल्कुल सही है। यूएनओ में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रंजना देसाई, ना बिल्कुल गलत, ये नहीं। यूएनओ में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रंजना देसाई को नहीं, बिल्कुल गलत है। सीबीडीटी के नए चेयरमैन नितिन गुप्ता, ये बिल्कुल सही है। और पीसीआई के अध्यक्ष रुचिरा कंबोज, नहीं, ये भी गड़बड़ है। तो यूएनओ की जो अस्थायी प्रतिनिधि भारत की बनी है वो बनी है साहब रुचिरा कंबोज। जबकि पीसीआई का जो अध्यक्ष बनी है वो बनी है साहब रंजना देसाई। यहां हो जाएगा रंजना देसाई। तो इसका मतलब साहब बी और डी दोनों ऑप्शन गलत है। और दोनों ऑप्शन जब गलत हो तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? आंसर हो जाएगा ई। आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर। चलिए नेक्स्ट साहब, आंसर हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल होगा कि हाल ही में इजराइल के अंतरिम पीएम के रूप में कौन नियुक्त किए गए? मतलब इजराइल के अभी वर्तमान में जो अंतरिम रूप से पीएम बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, वो कौन बने हैं? नेफ्ताली बेनेट, याइर लैपिड, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक्सेल सेन। तो इसका आंसर क्या होगा साहब? आंसर आपको देना है। आंसर जो हो जाएगा इसका बी, याइर लैपिड हो जाएगा साहब। अभी जो है नेफ्ताली बेनेट इस्तीफा दे दिए थे, जिसके कारण जो है याइर लैपिड यहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं, कार्यभार संभाले हैं साहब। इजराइल की राजधानी कहाँ है साहब? इजराइल की राजधानी यरूशलम याद रखना है साहब, इजराइल की राजधानी। चलिए साहब अगला, नेक्स्ट सवाल जो होगा साहब कि 6 अगस्त 2022 को संपन्न उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ के विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? देखिए साहब, यही चीजें पूछा गया था 67वीं के री एग्जाम में कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है उसके विपक्ष में कौन खड़ा था। समझ रहे, विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? ये सवाल 67वीं बीपीएससी में री एग्जाम वाले में पूछा गया था साहब। तो हो सकता है कि इस बार उपराष्ट्रपति वाले पूछ दे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो जगदीश धनखड़ जो उपराष्ट्रपति बने उसके विपक्ष में कौन खड़े थे? तो उसके विपक्ष में साहब खड़े थे कौन? यशवंत सिन्हा, मार्गरेट अल्वा, नजमा हेमतुल्ला, गोपाल कृष्ण गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब? इसका आंसर हो जाएगा मार्गरेट अल्वा। जबकि यशवंत सिन्हा थे, ये राष्ट्रपति पद के विपक्षी के उम्मीदवार थे। ये जो थे राष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार ये जो है साहब
राष्ट्रपति पद के, जबकि उपराष्ट्रपति पद के मार्गरेट अल्वा, जबकि गोपाल कृष्ण गांधी जब वेंकैया नायडू इससे पहले उपराष्ट्रपति थे तो उस चुनाव में, यानी उस चुनाव में जाकर के वेंकैया नायडू के खिलाफ में विपक्षी जो थे वो थे वेंकैया नायडू के विपक्षी, वो थे आपके गोपाल कृष्ण गांधी। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे साहब। चलिए नेक्स्ट, अगला है विश्व शांति सूचकांक 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। विश्व शांति यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भारत का स्थान 135वां रहा, यह तो बिल्कुल सही है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा, यह भी सही है साहब। प्रथम स्थान पर शांति में आइसलैंड। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान रहा, यह भी सही है। और इस इंडेक्स में कुल 163 देश शामिल था, तो यह भी सही है। तो मतलब चारों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक हो जाएगा साहब, एक से अधिक, यानी ई नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए साहब नेक्स्ट जो आपका सवाल होगा 11 नंबर जो सवाल होगा साहब, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। मतलब रहने के लिए सुगम, कोई भी वैसा स्थान जो रहने के लिए क्या हो, बिल्कुल सुगम हो वहाँ रहना, मतलब चाहे वहाँ महंगाई हो या भी और भी तरह की जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों में जो शहर बेहतर रहता है उसको पहला स्थान मिलता है। तो ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स मतलब रहने के लिए कौन सा शहर बेहतर है, इसमें पहला स्थान पर बयाना रहा, ये पहला ऑप्शन है। दिल्ली का स्थान 112वां रहा, मुंबई का स्थान 117वां रहा, और अंतिम स्थान पर सीरिया की राजधानी दमिश्क रहा, और कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपको आंसर देना है साहब, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें पहला स्थान वियना, सही बात है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये पहला स्थान पर रहा। दिल्ली का स्थान 112वां रहा, मुंबई का स्थान 117वां रहा, और अंतिम स्थान पर सीरिया की राजधानी दमिश्क रहा, अंतिम स्थान पर साहब। तो पूछता है कौन सा औसत है, तो कोई नहीं, सब सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ई, आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर साहब, आंसर आपका हो जाएगा ई। चलिए अगला सवाल है कि 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 निम्न में से किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से सम्पन्न हुआ। ब्रिक्स जो है सो साहब एक संस्था है 5 देशों का, BRICS, 5 देशों का एक संस्था है जिसमें शामिल जो है साहब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये साहब ब्रिक्स के देशों में शामिल है। और अभी जो 14वां ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ वो जो हुआ है साहब चीन की अध्यक्षता में, आंसर हो जाएगा चीन। जबकि इससे पहले 2021 में जो हुआ था, 2021 में वो हुआ था साहब भारत की अध्यक्षता में, 2021 में जो हुआ था भारत की अध्यक्षता में। जबकि 2023 में जो होगा साहब वो होगा साउथ अफ्रीका, 2023 में साउथ अफ्रीका के अगुवाई में साहब ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा। इसमें क्रम याद रखना है साहब, अगर इस बार चाइना किया तो अगले बार साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील, फिर रशिया, फिर इंडिया, इस तरह से क्रम को याद रखना, खुद याद हो जाएगा। चलिए साहब नेक्स्ट सवाल साहब हम लोग का हो जाएगा 48वां G7 सम्मेलन यानी ग्रुप ऑफ 7 समूह सम्मेलन 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका पहला है कि 48वां सम्मेलन जर्मनी में हुआ, 49वां सम्मेलन जापान में होगा। G7 देशों में जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, USA और भारत शामिल है। G7 की स्थापना 1975 में हुआ। तो कौन सा साहब कथन असत्य है। तो देखिए 48वां जर्मनी में हुआ, ये बिल्कुल सही है, और 49वां जो होगा वो जापान में 2023 में होगा, ये भी साहब सही है। और G7 देशों में जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, USA, भारत नहीं होगा साहब, भारत के स्थान पर जापान हो जाएगा।
जापान हो जाएगा साहब। तो 7 देश, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, यूएसए और जापान इस G7 में शामिल है साहब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि सी ऑप्शन गड़बड़ है, इसमें भारत के जगह पे जापान होता तो आंसर हो जाएगा साहब सी। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए साहब नेक्स्ट जो होगा सवाल साहब, 17वें यूएनओ महासभा के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं साहब? यानी यूएनओ महासभा के अध्यक्ष के रूप में 77वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? अब्दुल्ला शाहिद, कासावा कोरोसी, मारियो ड्रोगी और गुटेरबर्ग। तो साहब आंसर आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब कासावा कोरोसी इसका आंसर हो जाएगा। और कासावा कोरोसी जो है साहब ये हंगरी के हैं साहब। और इससे पहले 76वें जो सत्र था, 76वें सत्र के जो थे वो थे अब्दुल्ला शाहिद और ये मालदीव के थे साहब, मालदीव के थे। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। 76 में अब्दुल्ला शाहिद, 77 में महासभा का अध्यक्ष कासावा कोरोसी और हंगरी का। चलिए साहब नेक्स्ट अगला, अमेरिकी देश कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? यानी कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं साहब? आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है ड्यूक मार्केस, दूसरा है गुस्तावो पेट्रो, तीसरा है सिरिल रामाफोसा और चौथा है बोल्सोनारो। आपको आंसर देना है साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा गुस्तावो पेट्रो आंसर हो जाएगा। और इससे पहले जो यहाँ के राष्ट्रपति थे वो थे ड्यूक मार्केस, मतलब ड्यूक मार्केस पहले थे और इन्हीं के स्थान पर जो नेक्स्ट बन चुके हैं गुस्तावो पेट्रो बने। जबकि सिरिल रामाफोसा ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। उसके बाद बोल्सोनारो जो है साहब ये जो है सो ब्राजील के जो है सो राष्ट्रपति हैं साहब। चलिए नेक्स्ट जो होगा साहब अगला जो सवाल होगा डीआरडीओ के द्वारा। तो सबसे पहला नंबर डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या होता है साहब? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो हुआ था साहब 1958 ईस्वी को। डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी को हुआ था साहब। और इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में है वो है साहब वी कामत साहब इसके वर्तमान अध्यक्ष है। और ये जो बने हैं साहब जी सतीश रेड्डी के स्थान पर बने हैं साहब। जी सतीश रेड्डी के स्थान पर बने हैं। तो डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार का मार करने वाली मिसाइल है साहब? तो VL का मतलब हो गया वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो नाम में छुपा हुआ है सरफेस टू एयर, मतलब सतह से हवा में। तो आंसर हो जाएगा साहब आपका बी, सतह से हवा में मार करने वाली ये जो है सो मिसाइल है। चलिए साहब नेक्स्ट जो होगा साहब 17वां, सिंगल यूजेज प्लास्टिक पर कब से पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? सिंगल यूजेज प्लास्टिक मतलब वैसा प्लास्टिक जिसकी मोटाई 120 माइक्रोन से भी कम है। तो वैसे पॉलीथीन को सिंगल यूजेज प्लास्टिक में रखा गया है। और ऐसे पॉलीथीन को कब से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आंसर आपको बोलना है साहब 1 जुलाई 2022 को, 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2021 को और 1 अगस्त 2022 को। तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? आंसर आपका हो जाएगा 1 जुलाई 2022। आंसर हो जाएगा साहब 1 जुलाई 2022, यानी ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, आईएमडी के द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सवाल यहां भी देखना है साहब, यहां कभी आपको बीपीएससी वाले सत्य डाल देगा और कभी असत्य। तो यहां के हिसाब से आपको आंसर देखना है, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर जाएंगे और फिर आप रिजल्ट से बाहर हो जाएगा साहब। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है, और इस तरह के सवाल सेट किए जाते हैं साहब। तो पहला ऑप्शन है कि प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा, ये तो बिल्कुल सत्य है, हमको असत्य वाला ढूंढना है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा। भारत का स्थान
35वां रहा, अंतिम स्थान पर वेनेजुएला रहा और इसमें कुल 63 देश शामिल है। तो साहब बिल्कुल इसमें कुल 63 देश शामिल है, इसमें सबसे अंतिम स्थान पर जो रहा है वेनेजुएला रहा और भारत का स्थान 35वां नहीं साहब 37वां रहा, भारत का स्थान 37वां रहा साहब। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी जो है सो औसत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा साहब, ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी साहब। चलिए नेक्स्ट, बाल श्रम निषेध दिवस 2022 में कब मनाया गया था। बाल श्रम निषेध दिवस मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जोखिम भरा काम जो करवाना है वह कानूनन अपराध है। तो इसी वजह से बालकों को इस काम से मुक्त करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया 2022 में। और यह कब मनाया जाता है, हर वर्ष। तो साहब इसका आंसर आपको देना है, तो इसका आंसर आपको देना है 2 जून। इसका आंसर साहब आपको देना है 2 जून को, 21 जून को, 5 जून को, 29 जून को। साहब आंसर आपको देना है, आंसर आपको देना है साहब। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ई नंबर, कोई नहीं, आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि बाल श्रम निषेध दिवस जो मनाया जाता है वह 12 जून को मनाया जाता है साहब, 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। और संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध जो है सो किया गया है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जोखिम भरा काम करवाना कानूनन अपराध है, यह किस अनुच्छेद में साहब। तो अनुच्छेद याद रखना है 24, यानी 12 दूना 24, 12 दूना 24। तो 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस और अनुच्छेद कितना में, 24 में। इस बात को ध्यान में रखेंगे साहब हम लोग। चलिए उसके बाद देखिएगा साहब कि 21 जून को हम लोग क्या बनाते हैं, 21 जून को क्या मनाते हैं साहब हम, विश्व योग दिवस, विश्व या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। और 29 जून को सांख्यिकी दिवस, महाबोलिस सांख्यिकी दिवस। महान अर्थशास्त्री महालबोलिस के जन्म दिवस पर साहब ये मनाया जाता है 29 जून को सांख्यिकी दिवस। चलिए साहब नेक्स्ट जो सवाल है वह सब आपका हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर में, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है साहब यहाँ पर, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया। आंसर आपको बोलना है साहब, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, पुणे, अहमदनगर या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। आंसर आपको बोलना है। तो आंसर हो जाएगा साहब, आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, आंसर हो जाएगा साहब औरंगाबाद। यहाँ से जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब ये हट रहे थे, मुख्यमंत्री पद को छोड़ रहे थे, तो उसी समय 2 शहर का नाम बदल दिया गया था। एक महाराष्ट्र का जो शहर था औरंगाबाद, इसका नाम बदल करके कर दिया गया संभाजी नगर कर दिया गया साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और वर्तमान में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं साहब, वो है साहब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए साहब नेक्स्ट सवाल है साहब कि हाल ही में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो अभी हम लोग पढ़े कि संभाजी नगर औरंगाबाद का नाम कर दिया गया और एक शहर और बदला गया जिसका उस्मानाबाद, जिसका नाम क्या रखा गया। आंसर आपको बोलना है साहब, सदाशिव, संभाजी नगर, माधव नगर, नारायण नगर, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब सदाशिव, इसका आंसर हो जाएगा साहब सदाशिव। चलिए नेक्स्ट सवाल जो होगा साहब, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं। तो मिताली राज, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना। तो बताइएगा साहब आंसर क्या होगा साहब इसका। तो देखिए साहब इसका आंसर मिताली राज और झूलन गोस्वामी दोनों होगा, क्योंकि झूलन गोस्वामी सितंबर महीने में ये ले चुकी हैं संन्यास और मिताली राज पहले ले चुकी हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे साहब। और मिताली राज को वर्ष 2021 में
खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया साहब। खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जो खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मिताली राज को 2021 में साहब दिया गया। और इसका पहले जो नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पहले नाम था साहब। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, नाम हो गया इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इस सम्मान से 2021 में किसे दिया गया था साहब? मिताली राज को। और मिताली राज का संबंध किससे है साहब? क्रिकेट से है, क्रिकेट से है मिताली राज का। और ये जो है सो साहब संन्यास ले चुकी हैं। चलिए साहब, अब हम लोग का अगला सवाल होगा, नेक्स्ट सवाल होगा कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में सर्वाधिक पदक किसके द्वारा जीता गया? तो आंसर क्या होगा साहब? महाराष्ट्र के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, हरियाणा के द्वारा, हिमाचल के द्वारा, या फिर कोई नहीं, एक से अधिक। आंसर साहब आपको देना है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। आंसर हो जाएगा साहब हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला में साहब इसका आयोजन किया गया। चलिए साहब, नेक्स्ट जो हो जाएगा साहब, वो हो जाएगा कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? हरियाणा कुल 137 पदक के साथ प्रथम रहा, ये तो बिल्कुल सही था। गलत वाला हमको ढूंढना, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन 2018 से शुरू हुआ, सही बात है। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुरुआत जो है सो साहब 2018 से किया गया था। और 2018 में पहली बार जो हुआ था वो नई दिल्ली में, पहली बार 2018 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हो गया वो कहां हुआ साहब? नई दिल्ली में हुआ था। पांचवा संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित होगा, सही बात है। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होगा मध्य प्रदेश के भोपाल से शुरू होगा साहब, मध्य प्रदेश के भोपाल से साहब शुरू होगा। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल से। चलिए साहब, नेक्स्ट जो होगा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा। ये भी साहब सही है। तो इसका मतलब कौन सा कथन गलत है? तो ऐसा कोई भी कथन नहीं है जो गलत है, मतलब कोई नहीं। आंसर ई हो जाएगा साहब, कोई नहीं, आंसर ई हो जाएगा। चलिए साहब, नेक्स्ट जो हम लोग का होगा वन नेशन वन राशन योजना लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य कौन बना? वन नेशन वन राशन लागू करने वाला देश का 36वां राज्य कौन सा बना साहब? असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कोई नहीं। आंसर आपको देना है साहब। तो आंसर हो जाएगा इसका असम हो जाएगा साहब। इसका आंसर असम हो जाएगा। जबकि वन नेशन वन राशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य जो हो जाएगा साहब वो बिहार, पहला राज्य जो है साहब वो है बिहार। जबकि जीएसटी लागू करने वाला पहला जो राज्य है साहब वो है असम। जीएसटी लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो है साहब असम। जबकि नई शिक्षा नीति को 2020 को लागू करने वाला पहला जो राज्य है साहब वो है आपका कर्नाटका। जबकि जीएसटी में गैर भाजपा शासित जो राज्य है पहला राज्य वो है साहब बिहार। मतलब वैसा राज्य जहां भाजपा की सरकार नहीं है और जीएसटी लागू किया था उस समय, तो वो था साहब आपका उस समय बिहार। चलिए साहब, नेक्स्ट सवाल कि देश का पहला पूर्णतः हाइड्रो एवं सौर ऊर्जा से चलने वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बना है? मतलब देश का वह हवाई अड्डा जो पूर्णतः चाहे तो हाइड्रो यानी जल से चल रहा है या फिर सौर ऊर्जा से चल रहा है, वह कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? अंतरराष्ट्रीय, इसका आंसर हो जाएगा साहब इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है साहब? तो ये है आपका नई दिल्ली में।
ये है आपका नई दिल्ली में है साहब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यह देश का पहला पूर्णतः हाइड्रो और सौर ऊर्जा पर चलने वाला जो है सो हवाई अड्डा बना है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है साहब? ये है गुवाहाटी में, गुवाहाटी में साहब, गुवाहाटी में है ये। उसके बाद जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये साहब है पटना में, ये साहब पटना में। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जो है साहब वाराणसी में, वाराणसी में साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, कई बार आपको जीके टाइप का, ऑब्जेक्टिव स्टैटिक्स टाइप का इस तरह का सवाल पूछ देता है साहब, तो इसको ध्यान में हम लोग को रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमको करना है साहब। नेक्स्ट सवाल है G20 सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 2021 में इटली के रोम में संपन्न हुआ, क्या सही है क्या? जी बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1999 में हुई थी। 2023 में सम्मेलन इसका नई दिल्ली में होगा और 2022 में आयोजन इंडोनेशिया के बाली में होगा। आंसर आपको बोलना है साहब कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये तो ऊपर वाला बिल्कुल सही है, बी वाला भी, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुआ, ये भी साहब सही है। और सी नंबर 2023 में सम्मेलन नई दिल्ली में होगा, सही बात है। और इसके लिए शेरपा जो घोषित किया गया साहब, अभी तुरंत हम बोले, आपको बोलना है शेरपा किसे घोषित किया गया है? तो अमिताभ कांत को घोषित किया गया साहब। और अमिताभ कांत ये पूर्व जो है सो नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं, पूर्व सीईओ नीति आयोग के रह चुके हैं साहब, नीति आयोग के रह चुके हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली में हुआ, सही बात है साहब। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जो पहले था साहब वो जाकार्ता, इंडोनेशिया की पहली राजधानी जो था वो था जाकार्ता, वो अब चेंज हो गया है। चेंज होने के बाद बोर्नियो द्वीप के नूसांतारा में इसकी नई राजधानी बनाई गई है। इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन बनी है? नूसांतारा। और ये किस द्वीप पर है? इंडोनेशिया के किस द्वीप पर है? तो ये बोर्नियो द्वीप पर है साहब, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसांतारा, और किस द्वीप पर साहब? किस द्वीप पर साहब? तो ये बोर्नियो द्वीप पर, इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है साहब। चलिए नेक्स्ट सवाल, रणजी ट्रॉफी 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रणजी ट्रॉफी 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है साहब, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ, ये तो बिल्कुल सही बुझा रहा है। उसके बाद देखिएगा साहब अगला, इसका विजेता मुंबई बना और उप विजेता मध्य प्रदेश बना। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, तो कौन सा कथन सही है? तो देखिए साहब, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ, ये तो सही है। और इसका संबंध रणजी ट्रॉफी से है, ये भी बात, सॉरी, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ये भी बात सही है। लेकिन उप विजेता मध्य प्रदेश बना, नहीं साहब, ये विजेता बना मध्य प्रदेश। विजेता जो बना है 2021-22 में वो बना है साहब मध्य प्रदेश, वो बना है मध्य प्रदेश। और ये भी पहली बार विजेता, बहुत ही वीवीआई है साहब, क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी का विजेता बना है। जबकि मुंबई जो बना है साहब उप विजेता, मुंबई बना है साहब उप विजेता। और ये जो है साहब 41 बार का विजेता है, 41 बार का विजेता, सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाला वो है मुंबई। चलिए साहब नेक्स्ट होगा साहब फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड पैरा शूटिंग 2022 में, यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है साहब, में कौन से भारतीय महिला 2 स्वर्ण पदक जीती है पैरा शूटिंग में साहब? तो ये हो जाएगा आंसर आपका, क्या हो जाएगा साहब? आपने लिख रहा ममता देवी, भाविना पटेल और भवानी देवी। आंसर आपको बोलना है साहब, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बोलना है साहब, ये खिलाड़ी काफी फेमस है और इनके संबंध में कई बार पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा साहब आपका आपने लिख रहा, इनका संबंध किससे है साहब? पैरा शूटिंग से, निशानेबाजी से, पैरा शूटिंग या निशानेबाजी से साहब संबंध है। ममता देवी ये जो है सो पैरा एथलेटिक्स है साहब, पैरा एथलेटिक्स है साहब। भाविना पटेल इनका संबंध टेबल टेनिस से, भाविना पटेल इनका संबंध टेबल टेनिस से। और भवानी देवी इनका संबंध साहब तलवारबाजी से साहब, भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है साहब, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा
अंतिम सवाल, लास्ट सवाल कि आईफा IIFA इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है साहब? शेरशाह को, तान्हाजी को, सुराई पट्टू को, मिमी को, कोई नहीं एक से अधिक? आंसर आपको बोलना है साहब। आंसर जो हो जाएगा इसका साहब, वो हो जाएगा आपका शेरशाह। आंसर हो जाएगा साहब आपका शेरशाह। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये आपका लास्ट सवाल था शेरशाह। जबकि तान्हाजी को 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट जो है सो हिंदी फिल्म का अवार्ड तान्हाजी को। जबकि ओवरऑल जो है सो फिल्म की देखा जाए तो इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुराई पट्टू को घोषित किया गया है। जबकि मिमी फिल्म के लिए आईफा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है सो घोषित किया गया है। किन्हें घोषित किया गया है साहब? किन्हें घोषित किया गया है? मिमी फिल्म के लिए आईफा पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ हीरोइन अभिनेत्री घोषित किया गया है साहब? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो चीज़ें जल्दी आप भूलते नहीं है। तो आपको लिखना है कि मिमी के लिए किस अभिनेत्री को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है साहब। चलिए साहब, आंसर आपको देना है। आज का करंट अफेयर इतना ही। ये अगस्त महीना का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था। अब नेक्स्ट मंथ का जो होगा साहब, हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का अलग अलग पार्ट में वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।